चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो को लेकर आया हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो यहाँ पर मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आज का सेशन होने वाला है, वो सीटेड सितंबर लैंग्वेज 1 उर्दू का कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिया उर्दू पर, सीडीपी पर, एसएसटी पर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोग साथ देंगे तो उर्दू लैंग्वेज 1। और अगर इसको समझ जाते हैं तो जो लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं, तो पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए रहेगा, और टोटल क्वेश्चन 30 रहेंगे और टोटल मार्क्स 30, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, लैंग्वेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि लैंग्वेज देखिए आप लोग, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले कहानी दी जाती है, पैसेज दी जाती है, तो उनको पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है। तो ये तो आसान रहेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पोएम रह सकते हैं। एक पोएम रहेगा, ये तो आप लोगों को पता है। एक पोएम रहेंगे, उसके बाद एक पैसेज रहेंगे, उसको पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। ये तो आसान है। और उनमें से क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो टेक्सचुअल तो रहेगा, मतलब उस कहानी से या उस पोएम से या उस नज़्म से या फिर उस रिपोर्ट से जो ऊपर दिया गया होगा, उनसे पढ़ के आप लोगों को जवाब करनी है, ठीक है। उनके साथ साथ ग्रामर भी आएंगे, उर्दू कवायद से भी आएंगे। उर्दू कवायद से क्या क्या आएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सिनोनिम्स आ सकते हैं, जिसको मुतरदफ कहते हैं। हम आवाज अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मतलब एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड जिसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ये तो आसान है। आज हम अब हम देखेंगे जो पोएटिक डिवाइस है, ये आप लोगों को समझना है कि ये क्या है। पोएटिक डिवाइस जिसको बोलते हैं शेरी असतलात का मेमोरी चार्ट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप लोगों के लिए मददगार होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में लैंग्वेज 1 उर्दू और लैंग्वेज 2 उर्दू दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अहम रहने वाला है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो है, पोएटिक डिवाइस इंग्लिश में होता है, उर्दू में भी हो। तो दोनों चीज़ अगर समझ लेंगे तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सिमिली कहते हैं, कोई सिमाइल कहते हैं, तो हम लोग सिमिली कहते हैं इसको। तो सिमिली क्या होता है, एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। शेरी असतलाह है, ठीक है। तो अब देखते हैं, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताना। क्या कह रहा है, जब किसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ के जैसा बताते हैं तो उसको बोलते हैं सीमाइल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो मतलब एक लड़की है या फिर कोई है, तो वो जो है बहादुर है, किसके जैसा है, लायन के जैसा। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन के उसके जैसा बताए उसको, तो इसको बोलते हैं सीमाइल या फिर सिमिली, ठीक है, समझ गए। जैसे हम यहाँ बोलेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ हम बोलेंगे कि कोई सामान अगर बोल देंगे कि ये हीरा जैसा हार्ड है, मान लेंगे पत्थर हीरा जैसा सख्त है, ये पत्थर हीरा जैसा सख्त है, तो ये हो गया इस तरह से। तो ये हो गया सीमाइल, जिसको तस्बीहा कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी का तस्बीह देना, किसी का हम रेफरेंस देते हैं कि ये उसके जैसा है, ये उसकी जैसी, उस चीज़ की जैसी है ये, ठीक है। तो ये हो गया सीमाइल। अब हम देखते हैं मेटाफोर, इसके जैसा है लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखिए, बिना जैसा कहे, मतलब इसमें जैसा, जैसे ऊपर वाला हम लोग, ऊपर वाला में हम क्या देखें कि ऊपर वाला में हम क्या देखें कि ऊपर वाला में हम देखें कि जैसे उसको जैसा कहना है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये ना करके हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये है, ठीक है, वो ये है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए क्या कह रहा है, बिना जैसा कहे बर्रास वही चीज़ कह देना, डायरेक्ट उस चीज़ को। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल दिया गया है टाइम इज मनी, डायरेक्ट बोल दिया टाइम जो है पैसा है। ये नहीं बोले हम कि टाइम पैसा जैसा है। अगर हम ये बोलेंगे टाइम पैसा जैसा है तो वो हो जाएगा सीमाइल। वो क्या हो जाएगा, सीमाइल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सीमाइल हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम बोल देंगे कि पैसा, टाइम जो है वो पैसा जैसा है, तो वो सीमाइल हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि टाइम पैसा है, तो ये क्या हो जाएगा,
मेटाफर हो जाएगा। आप लोग समझ गए कि ये क्या है, इंग्लिश में भी हो जाएगा, आप लोगों उर्दू के लिए भी हो जाएगा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, इसको पढ़िए, उसको देखिए, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं और क्या है। ये हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, पर्सनिफिकेशन। क्या है, पर्सनिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनिफिकेशन, उर्दू में बोलेंगे तजसीम। अब देखिए, बेजान चीज़ों को इंसानी खुसूसियत देना, मतलब कोई बेजान चीज़ है, कोई चीज़ है जिसमें जान नहीं है, उस चीज़ में हम इंसानी खसूसियत उसको दे देते हैं, इंसानी जैसा बर्ताव उसके साथ करते हैं, उसको इंसान जैसा मतलब कहते हैं, इंसान जैसा कोई खूबी उसको देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा गया द विंड विस्पर्ड, जैसे हम और एक एग्जांपल दे सकते हैं, समंदर का चेहरा। समंदर का चेहरा, तो समंदर का तो चेहरा नहीं होता, इंसान का चेहरा होता है, लेकिन समंदर क्या है, बेजान है, तो उसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे दिए, इंसानी सलाहियत दे दिए, इंसानी खुसूसियत उसको दे दिए, तो उसको बोलेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को इंसानी क्वालिटी दे देना, ह्यूमन क्वालिटी उसको दे देना ही पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे विंड जो है, हवा जो है, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल कर रहा है, बहुत ही, जैसे हम बोलेंगे हवा जो है, विंड जो है, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल कर रहे हैं। तो शोरगुल कौन करते हैं, इंसान करते हैं, लेकिन हम अब हवा को बोल दिए कि हवा इंसान जैसा शोरगुल कर रहे हैं, ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, एक टर्म है यहाँ पर, कैसे एलिट्रेशन, तकरार लफ्ज़ी, क्या है ये देखते हैं। तो एलिट्रेशन क्या है, आप लोग देख सकते हैं, पहले हरफ की आवाज़ का बार बार आना। जैसे यहाँ पर कहा जाए पीटर, पीपर, पिक्ड, तो पी की जो साउंड है, पी की जो आवाज़ है, जैसे पी, यहाँ पर भी देखिए पी जैसा आ रहा है, पी। तो जो पहले हर्फ की जो आवाज़ है, बार बार हर एक वर्ड में, हर एक अल्फाज में जो है ये दिखता है, ये सुनाई देता है। जैसे पीटर, पीपर, पिक्ड, ये क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पैडागोजी को देखेंगे, ये उर्दू का जो है सीन कह सकते हैं, जैसे आप लोग, तो ये हो गया, इसको पढ़ के आप लोग ऊपर रहेगा, उसको पढ़ के आंसर करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका पैडागोजी को देखेंगे। पैडागोजी क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो देखते हैं, ज़बान का इक्तसाब अमूजिश, मतलब अमूजिश और इक्तसाब में क्या फ़र्क है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना दिया, तो आप लोग अगर देखना है तो जाके देखिए। तो ये मैं बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब तदरीस ज़बान के असूल, मतलब किसी ज़बान को जब टीचिंग देते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो उसके प्रिंसिपल क्या है। मतलब लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज को किसी ज़बान को पढ़ाना, जिसको बोलते हैं, देखिए हर एक चीज़ को समझना है। प्रिंसिपल मतलब असूल, लैंग्वेज मतलब ज़बान, टीचिंग मतलब तदरीस, ठीक है। ये चीज़ समझना है आप लोगों को। अगर ये चीज़ समझ जाते इंग्लिश और उर्दू, तो आप लोगों के लिए दोनों बेनिफिशियल रहता है, इंग्लिश भी समझ लेंगे, उर्दू भी समझ लेंगे, और बाकी पैडागोजी भी तो समझ लेंगे, सेम चीज़ है। तो देखिए, सियाक व शबाक में तदरीस, हम कोई भी बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो क्या है, सियाक मतलब रेफरेंस देंगे कि देखो वो उसके जैसा है, ये ऐसा होने से ऐसा होता है, ठीक है। लफ्ज़ों को अलग थलग रटाने के बजाय इन्हें क्या यहाँ पर दिया गया है, कहानियों या हकीकी गुफ्तगू के सियाक व सबाक में सिखाना चाहिए, मतलब रियल वर्ल्ड से, मतलब हकीकी दुनिया से उसको रियल एग्जाम्पल दे के समझाना है। ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना है जो बिल्कुल अलग है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा नहीं देना है, ठीक है। मतलब रियल एग्जाम्पल देना है, जो वो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में फेस करता है, या फिर उसको एक्सपीरियंस क्या हो, उस तरह का एग्जाम्पल देना हो, उस तरह के एग्जाम्पल उसको देना पड़ेगा जो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, हकीकी दुनिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, सियाक व सबाक। अगर आ जाए सियाक व सबाक के साथ उनको लैंग्वेज टीचिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब
जब हम उसको बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमेशा हम सेंटर में किसको रखेंगे, हमेशा बच्चों को रखेंगे। बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे हम, टीचर के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाने का तरीका बच्चे की ज़रूरत, दिलचस्पी और रफ्तार के मुताबिक होना चाहिए। समझ गए क्या कह रहा है? ये चीज़ आप लोगों को याद रखिए कि यहाँ पर जो कहा गया है कॉन्टेक्चुअल, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्चुअल आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉन्टेक्चुअल हो गया। और दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखिए आप लोग, यहाँ पर क्या कह रहा है, तफल मरकज नुक्ताई नज़र, मतलब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्या है ये अप्रोच? कैसा है ये अप्रोच? कहने का मतलब है पढ़ाने का जो तरीका है बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चे की दिलचस्पी और रफ्तार के मुताबिक बच्चा किस हिसाब से सीखता है वो हमको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि टीचर को किस हिसाब से अच्छा लगता है। उस्ताद सिर्फ एक सहूलतकार, फैसिलिटेटर है। सहूलतकार मतलब वो सहूलत देते हैं बच्चों को, ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करता है कि बच्चे वो आसानी से उसको समझ पाए, पढ़ाई को, पढ़ाई के लिए वो अच्छे तरह से सीख पाए, इसलिए वो सहूलतकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिक्टेटर होना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखना। डिक्टेटर अगर फैसिलिटेटर है तो इसका मतलब वो सही है, सहूलतकार, वो सहूलत देते हैं बच्चों को, फैसिलिटी देते हैं, ना कि वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, आप गलतियों के तय रवादारी, एरर टॉलरेंस, गलतियाँ सीखने के अमल का एक फितरी हिस्सा है। इन पर फ़ौरन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, फ़ौरन टोकना या डांटना, फ़ौरन टोकना या डांटना नहीं चाहिए। बच्चे जब गलती करते हैं, गलती जो है सीखने का हिस्सा है, अगर गलती नहीं करेंगे तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। अब मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि आदमी ज़िंदगी में वो फेल नहीं होता है जिन्होंने गलती की, फेल वो होता है जो गलती के डर से ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की, वो फेल हो जाते हैं। कभी हम लोग डरते हैं कि अगर कोई काम करने से पहले डरते हैं कि अगर फेल हो जाए तो, इसलिए हम इसी डर में जी रहे हैं और कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो कोशिश करके देखने से क्या होगा, भले ही फेल हो जाएंगे लेकिन उससे कुछ सीख लेंगे। जब कुछ नया करेंगे फिर जो सीखे पहली गलती से उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अगर फिर नई गलती करेंगे, फिर इस तरह से गलती करते करते क्या हो गया, हम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगे। और इस तरह से ट्राई करते करते क्या कोई ना कोई काम में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। ये है तरीका। तो गलती बार बार, अगर पहली बार गलती करते हैं उसको टोक देंगे तो आइंदा वो ट्राई नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, बच्चे को जो है तुरंत गलती पर रोक नहीं लगाना चाहिए, पहले उसको देखना चाहिए कि वो कैसे सीख रहा है, उसका सीखने का तरीका क्या है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये भी है जिसको CLT कहते हैं, तरीकाकार। सीटेट हमेशा इस पर सवाल पूछते हैं सीटेट वाले। क्या सवाल है कि इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का सबसे बेहतर मानता है क्योंकि इसका बुनियादी मकसद हकीकी ज़िंदगी में ज़बान का यहाँ पर क्या है, ज़बानकार दाना इस्तेमाल है, कारवाना इस्तेमाल है, ठीक है। मतलब क्या है कि हकीकी ज़िंदगी से बच्चों को पढ़ाना। कम्युनिकेटिव मतलब बच्चों को बोल चाल से या फिर कम्युनिकेटिव के तरीके से, ठीक है, उसको सिखाना, हकीकी ज़िंदगी के रूबरू करवा के उसको सिखाना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहा है। अब क्या है आप लोग देख सकते हैं, क्या है ये है आप लोग देख सकते हैं रोल ऑफ क्या है आप लोग देख सकते हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मतलब लैंग्वेज लर्निंग में लिसनिंग का और स्पीकिंग का जो है क्या रोल है, मतलब सुनना और बोलना, सुनने और बोलने का किरदार है। आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज को जो है 4 स्किल है, LSRW लिसनिंग, LS स्पीकिंग, R से क्या होता है रीडिंग, और W से क्या है राइटिंग। तो शॉर्ट में क्या याद रखिएगा, LSRW, ठीक है, ये है ट्रिक, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ज़बान बतौर आला, लैंग्वेज एज ए टूल। क्या है, लैंग्वेज को एज ए टूल हम मानना पड़ेगा। क्या है, ज़बान बतौर आला, ज़बान एक आला के तौर पर कह रहा है, ठीक है। बच्चा ज़बान के जैसे सोचता है, रिश्ते बताता है और दुनिया को समझता है। जैसे लैंग्वेज इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को
रखते हैं सामने वाले के सामने और सामने वाले की बातें हम समझते हैं। इसको तो लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज एक मीडियम है, लैंग्वेज एक टूल है, ठीक है। तो बच्चा ज़बान के ज़रिए सोचता है। बिना ज़बान के, बिना लैंग्वेज को हम कैसे सोच पाएंगे? अगर हम मन ही मन में कुछ सोच रहे हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज में तो ज़रूर सोच रहे हैं। जैसे हम, अगर कोई मदर टंग है, तो अगर हम स्कूल में कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो जब हम समझ में नहीं आता हिंदी में या इंग्लिश में या बंगाली में, तो हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं। तो कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए सोचने के लिए। तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू थिंक अबाउट एनीथिंग। रिश्ते बताता है और दुनिया को समझता है। लैंग्वेज को थोड़ी ना समझते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़े, तो पढ़े जो पढ़ाई की, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्वायर किए, वो कोई ना कोई क्या है, लैंग्वेज में ही है, ज़बान में ही है। तो इसलिए कहा गया है ज़बान बतौर आला है जो हमें सोचने में हेल्प करते हैं, रिश्ते बताना और दुनिया को समझना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है वाइगोस्की, बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा इस ज़बान का समाजी ताफल, सोशल फंक्शन, सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज में मिलजुल के ज़्यादा सीखते हैं, समाज में रह करके ज़्यादा सीख पाते हैं। कि जब हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो ये भी वाइगोस्की ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है सोशल को, सोसाइटी को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं समाज। अब ये चीज़ देखना है हम लोगों को, समाज। अब देखते हैं समाज क्या है। समाज, लिसनिंग को उर्दू में बोलते हैं समाज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है क्या है ये। तो देखिए समाज, ये बाकी तमाम लसानी महारतों की बुनियाद है। लिसनिंग जो है, जो बाकी महारत मतलब स्किल, 4 स्किल मैंने बताया, LSRW, तो कह रहा है उनमें से लिसनिंग जो है तमाम महारतों की बुनियाद है। अब ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम कोई लैंग्वेज, मतलब हम लिखेंगे कोई लैंग्वेज, तो हमको पहले सुनना पड़ेगा। सुन के हम सीखे हैं, तभी ना कह रहे हैं, तभी ना लिख पा रहा है, तभी ना बोल पा रहा है। तो लिसनिंग क्या कह रहा है? किसी चारों जो बाकी 3 है उनकी बुनियाद है, ये प्राइमरी स्किल है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग बच्चों के जहन को खोलते हैं। एक्टिव मतलब एक्टिवली वो सुन रहा है, ना कि ऐसे ही रील्स देख रहे हैं। रील जो है पैसिवली हो रहा है, हम उसमें फोकस नहीं कर रहे, उसमें एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो कलाम, स्पीकिंग क्या है? ऑरेसी स्किल भी बोलते हैं इसको। इसमें अब इस स्किल में क्या होता है, इस स्किल में क्या होता है? देखिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों को सीखने के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो स्पीकिंग है, एस मतलब स्पीकिंग मतलब बोलना, इसमें वाजह तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन मतलब तलफ़ुज़ जो होता है, कौन से वर्ड को, कौन से अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा, पढ़ना कैसे पड़ेगा, तलफ़ुज़ कैसे निकालना पड़ेगा। रवानी, फ्लुएंसी मतलब अच्छे से पढ़ देना, स्पीड के साथ पढ़ देना। दुरुस्तगी, एक्यूरेसी मतलब सही शामिल है। मतलब देखिए याद रखिए कि लिसनिंग में क्या क्या शामिल है, एक्टिव लिसनिंग, और स्पीकिंग में क्या शामिल है, या फिर कह सकते हैं बोलना जो है, बोलने में क्या शामिल है, बोलने में शामिल है प्रोनाउंसिएशन, रवानी, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, ये 3 चीज़ आते हैं, ठीक है। इसके लिए कलाम में रोल प्ले। अब इसको बढ़ाने के लिए प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी लाने में बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, रोल प्ले, मतलब कोई ड्रामा वगैरह में रोल प्ले करवाते हैं। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी को बताना, अब जैसे कोई कहानी है, कोई पोएम है, कोई नज्म है, कोई कहानी है, तो उसको हम बच्चों को अपने हिसाब से बोलते हैं कि ये कहानी तुम क्या सोचते हो, तुम बताओ इस कहानी के बारे में। तो ये स्टोरी टेलिंग हो गया। डिस्कशन, वही बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, इससे क्या हो गया, स्पीकिंग। अब एक बच्चा कोना में बैठा हुआ है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, बोलता है ना कुछ करता है, ना प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, तो क्या है उसका स्पीकिंग वाला स्किल जो है ये डेवलप अच्छे से नहीं होगा, उसमें फ्लुएंसी नहीं आएगी, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, ये 2 चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग में। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या है आगे, ग्रामर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जदीद नुक्ताए नज़र, जिसको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर कहते हैं। ग्रामर को अलग से रटाने के बजाय हमेशा गुफ्तगू और दरसी मुत्तन के साथ जोड़कर सिखाना चाहिए। क्या है रट्टा, देखिए रोट मेमोरी, रोट लर्निंग जो है ये अगेंस्ट है, ये नेगेटिव है। रट्टाबाजी से बच्चे सीख नहीं पाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, उसका माइंड डेवलप नहीं होगा, भले ही वो एग्जाम में फोड़ दे, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देना चाहिए, तभी वो अच्छा उसको समझ पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे क्या है, इम्प्लिसिट टीचिंग, गैर वाजा ज़मनी तदरीस, ये क्या है? तो देखते हैं हम लोग, दोनों चीज़ आप लोगों को समझना है। क्या है ये, आप लोग देखिए यहाँ पे, तो बच्चे मिसालों से खुद बहुत
اصول وضع کرنا سیکھتے ہیں. اگر بچے کو ہم صحیح ایگزامپل دیں, ریئل لائف ایگزامپل دیں, وہ خود سیکھ لیتا ہے, خود چیزوں کو سمجھ لیتا ہے ترنت. تو دیکھیے ابتدائی طریقہ جس کو انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں, مطلب پہلے ایگزامپل ٹو رول, یہ یاد رکھیے گا, ایگزامپل ٹو رول, اس کو اردو میں بولتے ہیں استقرائی طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے, بچوں کو پہلے کوئی چیز اگر سکھائیں گے گرامر میں تو اس میں پہلے مثال دیتا ہے, اس کے بعد رول کی طرف جاتے ہیں. رول ٹو ایگزامپل, یاد رکھیے, سوری اس میں ایگزامپل ٹو رول مطلب مثال سے اصول. تو یاد رکھیے انڈکٹیو میں ہوتا ہے. سیٹر اسی کو درست مانتا ہے, مطلب زیادہ انڈکٹیو کو زیادہ وہ مانتے ہیں, زیادہ صحیح مانتے ہیں. کون؟ سیٹر والے. اب دیکھیے کمیونیکیٹو کمپیٹنس کیا ہے. ڈیل ہیمسکیئر کے مطابق بچوں کو صرف گرامر آنا کافی نہیں ہے, بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کب کہاں اور کس طرح مناسب بات کرنی ہے. تو یہ کمیونیکیٹو کمپیٹنس ہے. ڈیل ہیمس جو ہے انہوں نے بتایا صرف بچوں کو گرامر آنے سے نہیں ہوگا, انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کب کہاں اور کس طرح مناسب بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے ہم لوگ دیکھیں گے آگے ڈائیورس کلاس روم چیلنج. ڈائیورس کلاس روم چیلنج کہنے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر ہر طرح کے بچے کلاس میں شامل ہو, ہر طرح کے بچے, ہر ریلیجن کے, ہر کلچر کے, ہر ٹرائبل کے بچے وہاں پر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اس کو ڈائیورس کلاس روم چیلنج ہے. تو اس کلاس میں چیلنجنگ کیا آتا ہے؟ ڈائیورس کلاس روم مطلب ہر طرح کے بچے ہیں, ہر کلچر کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, ہندو, مسلم, عیسائی, سکھ, سب کلچر کے بچے اگر ہے تو ان میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں, کیا کیا مشکلات آ سکتے ہیں, کیا کیا پریشانیاں آ سکتے ہیں, کس کو؟ ٹیچر کو. تو یہاں پر دیکھیے کیا کیا ہے, ان چیزوں کو پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کثیر لسانیت, ملٹی لنگوالزم. اس کو ملٹی لنگوالزم کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے زبان میں کلاس کرنا. ٹھیک ہے, اب مان لیتے ایک کلاس ہے جس میں بنگالی بچے بھی ہیں, ہندی میڈیم بچے ہیں, اردو میڈیم بچے ہیں, عربی کے میڈیم کی بچے, ہر طرح کے بچے ہیں. تو اگر ٹیچر کو ہر طرح کے لینگویج آتے ہیں جس کو ملٹی لینگویلزم بولتے ہیں تو کیا ہے, ہر بچہ آسانی سے سمجھ پائیں گے. اب کوئی بچہ بنگالی ہے تو اس کو ہم تمل میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورا ایک دم انگلش میں بول رہے ہیں, تو بچہ سیکھ نہیں پائیں گے, ان کے سر کے اوپر سے ساری چیزیں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی بولا جائے ہندوستانی کلاس روم میں الگ الگ مادری زبان بولنے والے بچے ہوتے ہیں. مادری زبان ہر ایک کا ایک مدر ٹنگ ہوتا ہے, یہ بات میں نے آپ لوگوں نے بتایا. ہر ایک کلاس روم میں جو بچے ہوتے ہیں ہر کلچر سے, ہر ایک کا ایک اپنا مادری زبان ہوتا ہے, مطلب ماتر بھاشا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدر ٹنگ. ٹھیک ہے, جیسے سنتھال لوگ سنتھالی بولتے ہیں, اس طرح سے جو ہے. تو یہ جو ہے اب ہر زبان کے بولنے, اگر اس کو اسی زبان میں پڑھایا جائے تو کیا ہوگا بتائیے, کہ بہت ہی اچھے سے سمجھیں گے. اب اتنا بھی ہو انڈیا میں, اگر ہم انڈیا میں ہندی میں پڑھاتے ہیں تو بچے زیادہ سمجھ پاتے ہیں کمپیریزن ٹو انگلش, کمپیریزن ٹو انگریزی. ٹھیک ہے, اس کو ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک وسیلہ, ریسورس ماننا چاہیے. ٹیچروں کو جب پڑھایا اس کلاس میں, ایسا نہیں کہ بچے مدر ٹنگ جانتے ہیں تو یہ غلط ہے, یہ غلط بات ہے, یہ رکاوٹ ہے بچوں کا. نہیں, وہ سورس ہے, وہ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم بچوں کو اور اچھے سے سکھا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ٹرانس لینگویجنگ. ٹرانس لینگویجنگ کیا ہے, یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. ٹرانس لینگویجنگ کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹرانس لینگویجنگ یہاں پر دیکھیے کیا دیا ہے. ٹرانس لینگویجنگ بچوں کو اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے اور خیالات کے اظہار کے لیے ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے کی اجازت دینا. ٹرانس لینگویجنگ اسی کو بولتے ہیں. کوڈ مکسنگ میں بولتے ہیں اس کو, کوڈ مکسنگ ٹرانس لینگویجنگ میں بولتے ہیں. تو مطلب جب ہم ہندی میں بات کریں تو بیچ بیچ میں انگلش بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں ٹرانس لینگویجنگ. ٹھیک ہے, انگلش بیچ بیچ میں, اب ہندی بول رہے ہیں بیچ بیچ میں انگلش ورڈ بھی یوز کر رہے ہیں تاکہ بچوں آسانی سے سمجھ پائے. اگر ہم بچوں کو, چھوٹے بچوں کو بولیں گے ٹیبل تو ٹیبل تو سمجھ جاتے ہیں, لیکن اگر بولیں گے میز, ٹیبل کو ہی میز بولتے ہیں لیکن میز نہیں سمجھ پاتے. تو اگر ہم وہاں پہ ٹیبل بول دے, ہندی بولنے کے ساتھ ساتھ وہاں ٹیبل بول دے تو آسانی سمجھ جائیں گے. اسی کو بولتے ہیں ٹرانس لینگویجنگ. سمجھ گئے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہے. کچھ ڈاؤٹ ہے تو کون میں ضرور بتائیے گا. اب آگے بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ لینگویج ڈس آرڈر. لینگویج میں کیا ڈس آرڈر آتے ہیں, کیا ڈس آرڈر مطلب کیا لسانی خرابیاں. تو لسانی خرابیاں یہ آپ لوگ جانتے ہیں, لرننگ ڈس آرڈر, ڈسلیکسیا, افیزیا. ڈسلیکسیا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے, یہ چیز یاد رکھیے گا ڈسلیکسیا کے بارے میں. پڑھنے, یہ چیز پہلے تو سمجھنا ہے آپ لوگوں کو. دیکھیے یہاں پہ لسانی خرابیاں, اس کو بولتے ہیں لینگویج ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے.
ये चीज़ समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने और हिज्जे से लिखने में, सॉरी, जिसको पढ़ने लिखने में दिक्कत, लिखने में नहीं, जिसमें पढ़ने में दिक्कत है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है उसको जो लेटर होते हैं वो उल्टा दिखाई दे रहा है, कोई अलग दिखाई दे रहा है, एम को डब्ल्यू समझ लेते हैं, तो ये हो गया डिसलेक्सिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या है, दिमागी चोट या असर की वजह से ज़बान समझने या बोलने में नाकामी, जिसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। अब ऐसा क्यों हो गया, दिमागी चोट की वजह से, दिमाग में चोट लगने की वजह से, या कोई एक्सीडेंट की वजह से, या किसी असर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से वो ज़बान किसी भी लैंग्वेज को समझने या बोलने में उसको दिक्कत होती है, उसको परेशानी होता है, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ आप लोगों को जानना है, बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 में, लसानी महारत। अभी हमने बताया LSRW क्या है, LSRW लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये चीज़ फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताया, क्या है LSRW, शॉर्ट में याद रखिए LSRW क्या है, LSRW, L से लिसनिंग, R से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। ठीक है, ये लैंग्वेज स्किल है। कितने स्किल है, 4, जबान की 4 महारतें हैं, लसानी महारतें बोलते हैं इसको। कितने हैं, 4 है। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना है, क्या है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों को समझना है कि LSRW इसकी 2 कैटेगरी है। अभी 2 कैटेगरी क्या है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग को ये समझना है कि 4 महारतें, लसानी महारतें कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए, ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं। कितने हैं, 4 बुनियादी महारतें, जो आपस में मरबूत है, इंटीग्रेटेड है, मतलब मिला हुआ है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, चारों ज़रूरी है। तो देखिए, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, रिसेप्टिव स्किल्स और क्या, प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव मतलब जिसको तैयार किया, जिसको पैदा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल्स कौन करना है, सुनना और पढ़ना। इसमें कुछ चीज़ हमको तैयार नहीं करना पड़ता है, किसको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है। देखिए, लिसनिंग और इसकी रीडिंग। तो याद रखिए, यहाँ पर याद रखना कि 4 जो है, इनमें से रिसेप्टिव स्किल्स कौन सा है, तो क्या है, लिसनिंग एंड रीडिंग। और आ जाए कि इसमें हम ज़बान को अंदर जज करते हैं, इससे क्या है, ज़बान को अंदर डालते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, उसी तरह से ये जो लिसनिंग एंड रीडिंग है, इसको ज़बान को हम अंदर जज करते हैं, मतलब अंदर समझते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, सेम टू सेम ही है। और ये जो है प्रोडक्टिव स्किल्स जो है, जिसको तामीरी महारतें कहते हैं, वो क्या है, वो बोलना लिखना है, ये बाहर आती है, ये आउटपुट है। समझ गए, ये बहुत ही आसान है। स्पीकिंग और राइटिंग, ये चीज़ आप लोगों को समझना है। लैंग्वेज के 4 महारतें हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी याद रखना है कि कौन रिसेप्टिव है या फिर कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है या फिर कौन प्रोडक्टिव स्किल्स है, तो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे आप लोग देखते हैं। तो आगे है एवेलुएटिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए है एवेलुएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब लसानी काबिलियत का अंदाज का कद्र। तो देखिए, यहाँ पर NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मुताबिक हमेशा कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन, CCE, ये भी याद रखना है आप लोगों को। CCE क्या है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन। हमेशा बच्चों को उस पर ध्यान देना होगा, फोकस करना पड़ेगा। वो क्या है, अब यहाँ पर देखिए, फॉर असेसमेंट अलग रहता है कि असेसमेंट होता है जांचना, जिसको कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके बाद समेटिव असेसमेंट। 2 तरह का असेसमेंट यहाँ पर होता है, तो आप लोगों को समझना है, 2 तरह का असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग देख सकते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते हैं उर्दू में तस्कीली अंदाजे अंदाजे कदर। ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान अगर जो हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों को परखते हैं पढ़ाने के दौरान, क्लास की अभी हम पूछते हैं, तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ाने के दौरान बच्चे के कम ग्रुप्स और सीखने के अमल को समझना और इनमें सुधार लाने के लिए होता है। बच्चों को ग्रुप्स में क्या होता है, उनको समझाना, और उसकी कोई गलती कर रहा है तो उसको फिर उस गलती को सुधार के उसको इम्प्रूवमेंट लाना, उसको बेटर बनाना, उसको बेहतर
کی طرف لے جانا، بہتری کی طرف لے جانا، وہ یہ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کی جو ہے یہ مین پوائنٹ ہے۔ اس کے دیکھیے سمیٹیو اسیسمنٹ جو سال کے اینڈ میں، اینڈ آف دی ایئر، جیسے فائنل ایگزام ہوتا ہے یہ ہو گیا، سال یا ٹرم کے آخری حصے میں، جیسے ہر 3-4 مہینے بعد ایگزام ہوتا ہے، PT1 ہوتا ہے، اس کے بعد PT2 ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے ہاف ایئرلی ہوتا ہے، اس کے بعد PT2 ہوتا ہے، اس کے بعد فائنل ایئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سال یا ٹرم کے آخر میں گریڈنگ، اب یہ نمبر دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ امپرومنٹ کے لیے ہوتا ہے، اب یہ یاد رکھیے یہ امپرومنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور جو یہ ہے اور سمیٹیو جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں، یہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے امپرومنٹ کے لیے، اور یہ ہوتا ہے گریڈنگ لینے کے لیے، اس کو رینک بتانے کے لیے کہ نمبر کتنا نمبر پہ آیا ہے، وہ کتنے نمبر پہ آیا، سرٹیفکیشن دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے سرٹیفکیشن کون سا اسیسمنٹ ہوتا ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ۔ اب اور ایک ٹرم ہے، اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے، اور ایک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورٹ فولیو، کیا ہے پورٹ فولیو کو سمجھنا ہے، یہ شیئر مارکیٹ کا پورٹ فولیو نہیں ہے، یہ ہے بچوں کا پورٹ فولیو۔ تو پورٹ فولیو اندازے کا تحت اسیسمنٹ بولتے ہیں، بچے کے پورے سال کے کاموں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ بچے پورے سال کس طرح کا پرفارمنس کیا ہے، اس کا پروگریس کیسا ہے، ریکارڈ رکھتے ہیں، پورا ریکارڈ رکھتے ہیں، بایو ڈیٹا کہہ سکتے ہیں، بچے پورے سال کے کاموں کا ریکارڈ رکھتے ہیں جو اس کی مجموعی ترقی کو وجہ کرتا ہے، اس میں اوور آل ڈیولپمنٹ میں دیکھا جاتا ہے، کہاں پہ پورٹ فولیو میں، ٹھیک ہے، مکمل طور پر اس کی جو نشوونما ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ٹیچنگ لرننگ مٹیریلس، TLM جس کو بولتے ہیں، بچوں کو جب پڑھائیں گے اس مٹیریل سنا دے تاکہ بچوں کو ہم بہتر طور پر سمجھا پائے، جیسے ہم اب بکس ہونی چاہیے، اس کے بعد اسٹڈی مٹیریلس ہونی چاہیے، اگر ہم کسی اینیمل کے بارے میں پڑھیں اس کے بارے میں ریسورسز ہمارے پہ ہونا چاہیے، پکچر وغیرہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بورڈ ہونی چاہیے، ابھی تو ڈیجیٹل بورڈ کا زمانہ ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیے اب کیا ہے درسی کتاب، یہ بنیادی مواد ہے، یہ جو مٹیریل ہے بنیادی ہے، پرائمری ہے، لیکن یہ واحد ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، صرف بک نہیں ہونا چاہیے، بک ایک ذریعہ ہے، بک ایک مٹیریل ہے، TLM ہے، لیکن بک ہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہے، خالی بک کے حساب سے پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، اور بھی چیزیں ہم لیں گے، ایک ریال آپ لوگوں کو سمجھنا، اصل ایسی ہے، مطلب اصل چیز ہے، کلاس میں حقیقی چیزیں لانا، جیسے کہ مینو کارڈ، اخبار، تاکہ اصل زندگی سے تعلق، ہم نے بتایا نا اگر ایپل کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو سیب کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو سیب لے کے آئے، آم کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو آم لے کے آئے، آم کا پتا کے بارے میں پڑھا ہے تو آم کا پتا لے کے آئے، تو یہ ہو گیا ریالیہ، یہ بھی ایک سورس ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے آگے کی کہانی کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اب آ جاتے ہیں ہم لوگ، ابھی ہم لوگوں نے 2 TLM پڑھے، بک کتاب ہے اور دوسری چیز ہے ریالیہ، مطلب ریئل چیز ہے، حقیقی چیز ہے، وہ میں نے بتایا۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے ملٹی لنگول ریسورسز، الگ الگ زبان، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا 2 لسانی لغات، بائی لنگول ڈکشنریز یا مادری زبان کا سہارا لینا تاکہ دوسری زبان سیکھنے میں پل کا کام ہو، پل کا کام مطلب ٹیبلٹ کا کام کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے جیسے کہ ہم یہاں پر ڈکشنری جو لے کے آئیں گے بچوں کو سمجھانے کے لیے، انگلش سے اردو یا انگلش سے بنگالی یا پھر انگلش سے کوئی بھی اور مدر ٹنگ، تو یہ ڈکشنریز وغیرہ ہونی چاہیے، اس کو ملٹی لنگول ریسورس بولتے ہیں۔ اس کے بعد اور آ جاتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ، ریمیڈیل ٹیچنگ بہت ہی جو ہے بہترین ہے، ایگزام میں پوچھتا ہے اس کے بارے میں، تو ریمیڈیل ٹیچنگ مطلب وہ سمجھنا ہے کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہے، ریمیڈیل ٹیچنگ جس کو بولتے ہیں اصلاحی تدریس، مطلب بچوں میں کوئی کمی دکھا، کوئی گیپ دکھا کہ اس میں یہ بچے سیکھ نہیں پائے ابھی تک، تو اس کے لیے پھر سے کلاس لینا، پھر سے اس چیز کو پڑھا دینا تاکہ بچے سمجھ جائے، اس کو بولتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ۔ تو اب کیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مفہوم کیا ہے، ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہے، جو بچے پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی مخصوص کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے خاص سے حکمت عملی کا اپنانا ہے، مطلب کچھ پریکٹیکل پروسیس کو فالو کرنا، کچھ پریکٹیکل اسٹیپ لینا تاکہ وہ بچے جو کمزور ہے، بچوں کو سمجھنے میں جو دقت ہے، ابھی تو جو ٹرم اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو پھر سے سمجھانا کا جو پرکریا ہے، جو طریقہ ہے، جو پروسیس ہے، جو ٹیچنگ ہے، جو تدریس ہے، اس کو بولتے ہیں ریمیڈیل ٹیچنگ۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، ہو ہی سکتا ہے کہ کوئی بچہ کوئی چیز سمجھنے میں دقت ہوتا ہے، ہر بچہ اگر ہم ایک ہی بات نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ سیکھنے کا ہر ایک کا جو رفتار ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے کیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، بس یہ چیز ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہے یہاں پر دیکھیے، تو ریمیڈیل ٹیچنگ اگر کرنی ہے بچوں، اگر پتہ چل گیا کہ بچوں میں یہ کمی ہے، یہ دقت ہے بچوں کو، تو سب سے پہلے اصول کیا ہے ریمیڈیل ٹیچنگ کا، ریمیڈیل ٹیچنگ کریں گے کیسے بچوں کو ریمیڈیل ٹیچنگ کروائیں گے،
تو ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، پہلے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرنا ہے. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلے دیکھنا ہے کہ بچوں کے اندر کمزوری کہاں ہے، کہاں پر سمجھنے میں دقت ہے. جیسے ہم کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک لیب میں جاتے ہیں، اس میں پتہ کرواتے ہیں کہ بیماری ہے کیا، کہاں پر دقت ہے، کڈنی، ہارٹ، لیور، کہاں پر دقت ہے. تو پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں، پہلے پتہ لگاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، دوائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے یہ بھی ہے، سمجھو ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہے، دوائی ہے. تو اس سے پہلے ڈائگنوز کرنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا، بلڈ رپورٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح یہاں پر بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کریں گے جس کو تشخیصی جانچ بولتے ہیں. تو یہ پہلا اصول ہے. پھر غلطی یا کمزوری کی وجہ ڈھونڈنا، پھر ریمیڈیل ٹیچنگ کے ذریعے نیا طریقہ اپنا کرو. اب ایسا نہیں کہ پہلی بار جو پڑھا پھر اس بار بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، اس بار طریقہ بدل دینا پڑے گا، کیونکہ پہلے والی طریقہ سے بچوں کو سمجھنے میں دقت ہو رہا ہے، تو پھر سے نئے طریقے سے سمجھانا پڑے گا. اس سے پرانے طریقوں کو دوبارہ جوڑ سے یا بار بار پڑھانا اصلاحی تدریس نہیں ہے. یہ اصلاحی تدریس میں نہیں آتا ہے کہ پرانے طریقے سے پھر اسی کو بار بار پڑھائے. تو یہ ہو گیا لینگویج 1 لینگویج 2 اردو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سمجھنے میں دقت ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ میں CDP اور الگ الگ سبجیکٹ کے بہت سارے ویڈیوز بنا دیا ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں.